So first of all, I would like to give my introduction. Assalamu alaikum everyone. Whoever have joined the class, thank you so much everyone for joining. And I'm hoping for more participants to join. My name is Dr. Batul and today we are doing this lecture in partnership with MMK Medical Hub Academy. And our topic is sympathomimetic drugs, also known as adrenergic agonist. Here again, you can see the direct acting, indirect acting, and mixed acting drugs. इनकी examples हैं. See, this is how the indirect acting drugs work. कि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है, इसकी रिलीज को इन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि ये खुद ही जाके रिसेप्टर पे काम कर रही है. So this is the indirect action of indirect acting drugs. Now we will read about the classification of sympathomimetics according to spectrum of action. जो नॉन सेलेक्टिव है यानी कि अल्फा और बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 किसी पे भी एक्ट कर सकती हैं. उसमें हमारे पास है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन, आइसोप्रेनालिन एंड डोपामिन. ये 4 ड्रग्स होती हैं और इसको हम एनिड के निमोनिक से याद रख सकते हैं कि नॉन सेलेक्टिव adrenergic drugs are एनिड. राइट. और इसमें हमें याद है कि एड्रेनालिन वो वाहिद ड्रग है जो चारों रिसेप्टर्स पे काम करती है. इनफैक्ट सारे पे, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. सी. एंड जो नॉरएपिनेफ्रिन होती है वो आपकी बीटा 2 पे काम नहीं करेगी, सिर्फ अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बट नॉट ऑन बीटा 2. आइसोप्रेनालिन जो है वो सिर्फ बीटा पे काम करती है, अल्फा पे काम नहीं करती. तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. और डोपामीन जो है सिर्फ आपके आप इस तरह से याद रख लें कि जो नंबर 1 रिसेप्टर्स होते हैं उन पे काम करती है. ठीक है. तो अल्फा 1, बीटा 1, D1. नाउ ओवर हियर वी कैन सी सेलेक्टिव एगोनिस्ट. सेलेक्टिव एगोनिस्ट जो है अल्फा 1 पे जो सिर्फ काम करेगा डेट इज फिनाइलेफ्रीन. अल्फा 2 पे जो काम करेगा डेट इज मिथाइल डोपा क्लोनिडीन. बीटा 1 पे जो काम करेगा डेट इज डोब्यूटामीन. और बीटा 2 पे ज्यादातर आपके जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं वो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं. इट इज साल्ब्यूटामॉल, टार्ब्यूटालीन एंड डाइट्रोटिकीन. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द एड्रेनालिन और इसके एक्शन को हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. तो जो एड्रेनालिन है वो हमारे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब पे काम करती है. ये कभी भी आप ओरली नहीं दे सकते हैं, हमेशा आईवी सबक्यूटेनियस इनहेलेशन के तौर पे हम पेशेंट को देते हैं. और हमें पता है कि नॉर्मली जो हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज होता है विच इज फ्रॉम एड्रिनल मेडल्ला. तो इसके सारे वही काम है जो एक सिंपैथेटिक सिस्टम में होने चाहिए. आई के अंदर मेट्रियासिस कराएगी, लंग्स के अंदर ब्रोंकोडायलेशन कराएगी, जीआईटी में मोटिलिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि स्ट्रेस में हमें खाना डाइजेस्ट नहीं करना. ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है. राइट. तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बात है वो एड्रेनालिन की ये है कि ये सारे रिसेप्टर्स पे काम करती है. बीटा 1 पे करेगी तो आइनोट्रोपी, क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी सबको इंक्रीज कर देगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी और आपकी वास्कुलर ब्लड जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगी अगर अल्फा 1 पे काम करेगी. और बीटा 2 पे काम करेगी तो वेजो डायलेशन करा देगी. ना अगर हम क्लिनिकल यूजेस देखते हैं तो एड्रेनालिन जो है वो बेसिकली ब्लड को कंट्रोल करने के काम आता है. तो जब नेजल ब्लीडिंग यानी कि एपिस्टैक्सिस होती है तो हम नेजल पैक बनाते हैं एड्रेनालिन का और डेंटल प्रैक्टिस में भी आप यूज कर सकते हैं. इसको आप लोकल एनेस्थेटिक के साथ अगर कंबाइन करेंगे तो जब सर्जरी में इंसिजन होगी तो ब्लीडिंग कम होगी. और अगर हम सिंपैथेटिक एक्शन देखें तो एक्यूट एस्थमा में हम यूज कर सकते हैं. एनाफाइलैक्टिक शॉक में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है. कार्डियक अरेस्ट में यूज कर सकते हैं. और इसके साइड इफेक्ट्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये आपका हार्ट रेट बढ़ा रही तो टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, पेन, हेडेक हो सकता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज कैन लीड टू टिश्यू नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन, नेजल स्टफीनेस हो सकती है.
तो इन तमाम कंडीशंस में एड्रेनालिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड लाइक इन कोरोनरी हार्ट डिजीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, एमआई। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोज एंकल ग्लूकोमा में कभी भी एड्रेनालिन नहीं देना है, क्योंकि हमें याद है कि मिडरियासिस प्यूपिल डायलेट कराती है और हमें ऑलरेडी पता है कि क्लोज एंकल ग्लूकोमा में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हाई होता है, तो अगर मजीद मिडरियासिस होगी तो यू कैन गो ब्लाइंड। नॉरएपिनेफ्रिन जो है हमें पता है बीटा 2 पे काम नहीं करती, तो इसके जो अल्फा 1 पे काम है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन का है। बीटा 2 का एक्शन बहुत वीक होता है, राइट। तो ये एक हाइपोटेंसिव स्टेट्स में यूज कर सकते हैं लाइक इन सेप्टिक शॉक, लोकल हेमोस्टेटिक के तौर पे यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक एड्रेनालिन। नाउ आइसोप्रिनालिन अगर हमें याद हो तो ये सिर्फ बीटा रिसेप्टर्स पे काम कर रही थी, तो ये सारे बीटा के एक्शन कराएगी एंड इट इज यूज मेनली इन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में यूज होगी पारेंट्रली एंड रियरली एक्यूट एस्थमा में इतना ज्यादा हम यूज करते नहीं है, और हाइपरथायरॉयडिज्म और कंजेस्टिव हार्ट डिजीज में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नाउ डोपामीन, डोपामीन की इंटरेस्टिंग बात ये कि सबसे ज्यादा जो हाईली एक्टिवली ये काम करती है वो D1 रिसेप्टर्स पे करती है, उससे कम इसका एक्शन बीटा 1 पे है और सबसे स्लो एक्शन इसका अल्फा 1 पे है। तो जो डोपामीन के D1 रिसेप्टर्स, ऑब्वियसली हमें याद है कि डोपामीन जो है वो एक जो D1 रिसेप्टर है बेसिकली ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है, तो ऑब्वियसली ये वो तमाम काम कराएगा जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है, क्योंकि प्री साइनेप्टिक है तो इनहिबिटरी है। लेकिन इसमें जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होता है तो ये वेसोडायलेशन करा देगी आपकी रीनल ब्लड वेसल्स की, आपका विसरा और आपकी किडनी जो ब्लड जो है ज्यादा पहुंचेगा तो ये वेसोडायलेशन कराती है, राइट। डायलेट्स योर रीनल एंड स्प्लैंक्निक ब्लड वेसल्स बेसिकली। बीटा 1 में इसका पॉजिटिव भाई आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है और अल्फा 1 में वेसोकंस्ट्रिक्शन। अब हमें पता करना हो कि डोपामीन किस तरह से काम करती है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम डोपामीन को लो डोजेस में देते हैं तो ये आपका बेसिकली क्या करेगी कि आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देगी और इंक्रीज करेगी ब्लड फ्लो टुवर्ड्स किडनी एंड योर विसरा, राइट। लेकिन अगर तो बेसिकली D1 का एक्शन कम हो जाएगा, लेकिन जब आप डोपामीन का डोज हाई देंगे तो इसका बीटा 1 का इफेक्ट अब स्टार्ट, क्योंकि देखें जब आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं, लेट मी यूज एनोटेशंस, जब हम डोपामीन का डोज कम दे रहे थे तो यहाँ पे देखें ब्लड प्रेशर भी कम था, ठीक है, एक रेंज में है, एंड आपका जो हार्ट रेट है वो भी एक रेंज में है। लेकिन जैसे हमने डोपामीन ज्यादा दिया तो बीटा 1 के एक्शन की वजह से आपका ये हार्ट रेट जो पहले एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है यहाँ पे की हाइट बढ़ गई है, और जो आपका ये ब्लड प्रेशर है अल्फा 1 के इफेक्ट की वजह से ये भी अब हाई हो रहा है, राइट। तो बेसिकली डोपामीन को कार्डियोजेनिक शॉक में यूज करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि ये रीनल इम्पेयरमेंट नहीं कराती है, क्योंकि आपको याद होगा कि ये आपकी किडनी और विसरा को ब्लड सप्लाई कर रही थी। डोब्यूटामीन, डोब्यूटामीन जो है ये सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, सिंथेटिक शॉर्ट एक्टिंग है, आईवी के थ्रू देते हैं। और डोब्यूटामीन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करती है, तो ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक डिकम्प्रेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, स्पेशली जिन पेशेंट्स की कार्डिक सर्जरी है। नाउ फिनाइलेफ्रिन जो है सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट है, और इसका भी जो है एक सिंथेटिक है, ये ओरली, ये वाहिद, अब देखें इतने सारे ड्रग्स के बाद ये एक ड्रग आई जो आप ओरली दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी नॉन कैटिकोलामीन है, और हमने बताया था कि जो कॉम्ट है वो सिर्फ कैटिकोलामीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इट्स नॉट इनएक्टिवेटेड बाय कॉम्ट, तो इस वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर होता है। बाकी सारे इसके वही इफेक्ट्स हैं जो एक सिम्पैथोमिमेटिक के होने चाहिए, लाइक यहाँ पे भी ये मिट्रियाटिक के तौर पे काम करेगी, वेजोप्रेसर एजेंट के तौर पे काम करेगी, नेजल एंड ऑक्यूलर डिकंजेस्टेंट के तौर पे, लोकल हेमोस्टेटिक के तौर पे, एंड ऑब्वियसली इसका जो एडवर्स इफेक्ट है दैट वुड बी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट वी हैव बीटा 2 एगोनिस्ट, और हमें पता है कि ये सारे जो हैं आपके ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, एक्यूट एस्थमा सीओपीडी में काम करते हैं,
तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल साल्ब्यूटामॉल की है। एंड जो राइटोड्रीन है ये आपको एक टोकोलाइटिक एजेंट के तौर पे, क्योंकि आपको याद होगा कि आपकी यूट्रस को रिलैक्स भी कराती है, तो प्री मेच्योर लेबर से बचाने के लिए, स्पेशली जो 37 वीक से पहले होता है, हम राइटोड्रीन दे सकते हैं एज अ टोकोलाइटिक एजेंट। एंड टार्ब्यूटालिन की जो सबसे खासियत है वो ये है कि ये ब्रोंकोडायलेटर और टोकोलाइटिक दोनों के तौर पे यूज हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल आ जाए जिसको प्री मेच्योर लेबर हो और एसओबी भी हो, तो हम इसको टार्ब्यूटालिन दे सकते हैं। नाउ वी हैव सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट, और आपको पता है एगोनिस्ट जो अल्फा 2 है ये एक इनहिबिटर है, तो ऑब्वियसली ये हर चीज को कम करती है, तो ऑब्वियसली ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काम आएगी। और इसमें सबसे अच्छी जो ड्रग है वो क्लोनिडीन है। एंड जब हम ब्राइमोनिडीन की बात करेंगे तो वी कैन यूज इट इन ग्लोकोमा, क्योंकि ऑब्वियसली जो बाकी सारे थे, जितने भी सिम्पैथोमिमेटिक्स थे, वो प्यूपिल डायलेट कर रहे थे, लेकिन ये जो है रिवर्स में काम कर रही है, तो ऑब्वियसली ये प्यूपिल जो है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, तो हम उसको ग्लोकोमा में यूज कर सकते हैं। Now we gonna talk about एम्फीटामीन। ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों पे काम करती है। एंड यहाँ इसकी स्पेशल बात ये कि ये भी ओरली गिवन, हम ओरली दे सकते हैं, लेकिन इसकी एक बुरी बात ये कि ये टैकीफाइलैक्सिस कराती है। सो यू वांटेड टू नो कि टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है, कि बेसिकली अगर हम कोई ड्रग जो है वो पहली दफा किसी पेशेंट को देते हैं या छोटे छोटे डोजेज में देते हैं, तो वो थोड़ी सी देर काम करके वो ड्रग फिर असर नहीं करती है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उस ड्रग को थोड़े दोबारा से एक्स्ट्रा डोज दें या हाई डोज में दें, तो ही वो एक्शन करेगी। तो वो लो डोजेस में या फर्स्ट टाइम इनिशियली जब देंगे तो कोई खास फर्क नहीं दिखता, थोड़ी देर बाद ही उसका एक्शन खत्म हो जाता है। जो दैट इज सिस्टम इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। नाउ वी गोना टॉक अबाउट एफेड्रीन। ये भी टैकीफाइलैक्सिस करा रही है, ये भी ओरली दे सकते हैं, और इसके भी एम्फीटामीन की तरह सारे सीएनएस स्टिमुलेंट इफेक्ट्स हैं। नाउ स्यूडोएफेड्रीन, ये एक डुअल एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक है, जिसकी मिक्स्ड एक्शन होता है, डायरेक्ट एक्टिंग भी और इनडायरेक्ट एक्टिंग भी। और इसकी खास बात ये है कि ये आपकी जो नेजल ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है, तो आप एपिस्टेक्सिस में इसको यूज कर सकते हैं। अब हम एक जल्दी से समराइज कर लेते हैं, क्विक समरी, कि हम कौन सी सिम्पैथोमिमेटिक्स किस कंडीशन में दे सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस अगर हम हाइपोटेंशन में देखें तो वी हैव माइडोड्रीन। अगर हम कार्डियोजेनिक शॉक में देखें तो यू रिमेम्बर, अगर सॉरी एक्यूट हार्ट फेलियर में देखें तो हमारे पास डोब्यूटामीन है। शॉक में देखें तो डोपामीन है। कार्डिक अरेस्ट में देखें तो डोब्यूटामीन एंड एपिनेफ्रीन है। एंड ब्रोंकियल एस्थमा में अभी नो के सारे ब्रोंकोडायलेटर्स होंगे, साल्ब्यूटामॉल, साल्मिटिडोल, फॉर्मिटिडोल। एंड प्रीमेच्योर लेबर में अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था राइटोड्रीन। और नेजल डिकंजेशन में स्यूडोएफेड्रीन, ये बहुत कॉमनली यूज होती है। एंड यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि एजेंट्स स्पेसिफिकली, सॉरी इट्स एक्चुअली यूज्ड। बेसिकली एब्यूज यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आपके जो एथलीट्स होते हैं वो एक एनर्जी इन्हेंसर के तौर पे यूज कर लेते हैं आपकी एड्रीनर्जिक्स को, तो उसमें एफेड्रीन और एम्फेटामीन एब्यूज ही होती हैं बेसिकली, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट सिम्पैथोमिमेटिक्स। सो लास्ट 5 मिनट्स में अगर किसी को किसी भी किस्म का सिम्पैथोमिमेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, सो यू कैन प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स and I will wait for a few minutes if anybody have any question. ओके जेब, नेट इशू है तो हम इसकी एक वीडियो बना के अपनी साइट पे MMK हब अकेडमी पे डाल देंगे। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है या कनेक्शन की वजह से आप नहीं सुन सके तो यू कैन हियर ओवर देयर। ओके, thank you guys for joining me here, and that's all about sympathomimetics. And inshallah next week we're gonna study about sympatholytics और उसका advertisement जल्दी आपको मिल जाएगा। Thank you all, and
I'm closing the screen now.